नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, कुछ सुनवाइयाँ भी हुई। चलिए आज हम बात करते हैं उसी सुनवाइयों की जो हमारे और आपके मुद्दों से जुड़ा हुआ है। शुरू करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले से। फैसला यह हुआ कि एक याचिका लगाई गई मद्रास हाई कोर्ट में। जिसने याचिका लगाई उसका कहना था कि हम लोग अनुसूचित जाति से हैं, यानी दलित जाति से हैं, और हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना चाहते हैं। वहीं दूसरा समुदाय जो उच्च जाति से है वो अपने भगवान की जयंती मनाना चाहते हैं। 2021 में दोनों जयंती मनाई जा रही थी, झड़प हुई। पुलिस ने वहां धारा 144 लगा दिया, कहा कि आप दोनों अनुसूचित जाति के लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे और न उच्च जाति के लोग अपने भगवान की जयंती मनाएंगे, क्योंकि इससे हिंसा भड़कती है। इसी मामले की सुनवाई हो रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, पुलिस को देखना है कैसे मनाना है। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की अदालत ने रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने वाली काजल हिंदुस्तानी को जमानत दे दी। आपको याद है कि रामनवमी से पहले काजल हिंदुस्तानी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, हेट स्पीच दिए थे, और उसके कारण गुजरात के ऊना में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। कोर्ट ने जेल भेज दिया था। आज उनकी सुनवाई हुई और उनको जमानत दे दिया गया। कोर्ट ने कहा आप अपना पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा कराएंगे, क्योंकि कोर्ट को डर लग रहा था कि काजल हिंदुस्तानी कहीं देश छोड़कर चली न जाए। इसी शर्त पे काजल हिंदुस्तानी को आज जमानत दी गई। वहीं सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। राहुल गांधी को आपको पता है कि 23 मार्च को मानहानि के एक मुकदमे में उनको 2 साल की सजा हुई थी, और राहुल गांधी जो सूरत कोर्ट पहुंचे थे, उस सजा के खिलाफ इस सजा को रोकी जानी चाहिए। और आपको याद यह भी होगा कि उस सजा के बाद लोकसभा से सदस्यता राहुल गांधी की चली गई थी। इसमें दिलचस्प बात यह है, राहुल गांधी की यह सुनवाई सूरत के जिस कोर्ट में हुई है, उस कोर्ट के जज रॉबिन मोगरा है, जिन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रॉबिन मोगरा वही जज हैं जो कभी अमित शाह, आज के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके फर्जी मुठभेड़ के मामले में वो अमित शाह के वकील रहे थे। 2017 में रॉबिन मोगरा को गुजरात हाई कोर्ट ने जज बनाया था। गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 22 अप्रैल को ईद भी है और परशुराम जयंती भी मनाया जाएगा। और गुजरात में यह देखा गया है कि जब जब मुस्लिम त्यौहार होते हैं और हिंदू त्यौहार एक साथ मनाए जाते हैं तो सांप्रदायिक उन्माद भड़कता है। इसी मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। यह जनहित याचिका वहां के सामाजिक कार्यकर्ता अजज खान हामिद खान पठान द्वारा दायर की गई है, जिसमें गुजरात सरकार के साथ साथ गुजरात पुलिस पर किसी भी सार्वजनिक रैली और धार्मिक जुलूस त्यौहार के समय उचित सुरक्षा प्रदान नहीं करने में निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। मामले को अब 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि देश के सामाजिक ताने बाने को टूटने का खतरा है, क्योंकि भीड़ की हिंसा बढ़ती घटनाएं और उन्मादी भीड़ के बार बार होने वाले पैटर्न को असहिष्णुता, फर्जी खबरों के प्रसार से गलत सूचना और निहित स्वार्थी लोगों द्वारा दिए गए घृणास्पद भाषण द्वारा उकसाया जाता है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पे फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए खारिज किया है कि जनप्रतिनिधियों का साफ सुथरा अतीत होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि
अब्दुल्ला आजम को 15 साल पहले के किसी केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल्ला आजम इसी सजा की रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया। अभी हाल के दिनों में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को जो वहाँ 4% जो आरक्षण मिल रहा था, कर्नाटक सरकार ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पे सवाल पैदा किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि प्रथम दृष्टि में यह अत्यधिक अस्थिर और त्रुटिपूर्ण फैसला है। इससे हमें पता चलता है कि राज्य सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हालांकि फैसला अभी नहीं आया है, इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को पूरी होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कहा कि जब से आपने आरक्षण खत्म किया है और जब तक सुनवाई इसकी पूरी नहीं होती है, तब तक आप कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे। इस रिजर्वेशन को अभी वैसे ही रहने दें जिस रूप में है। इसकी सुनवाई हम पूरी जब कर लेंगे तब इस पे आप अंतिम फैसला लेंगे। सरकार का कहना था कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है। ये पहले की सरकारों ने ऐसा वोट बैंक के कारण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो फैसला दिया है वह किस आधार पर दिया है, आपके पास क्या आंकड़ा है कि मुस्लिम समाज पिछड़ा नहीं है। आपने जो तो सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि अंतरिम आयोग हमने बनाया था, उसके आधार पर फैसला लिया है। तो कोर्ट ने कहा अंतरिम आयोग अंतिम आयोग नहीं होता। अंतरिम का मतलब टेम्पररी कमीशन की रिपोर्ट फाइनल कमीशन की रिपोर्ट नहीं हो सकती। कोई फाइनल कमीशन का रिपोर्ट हो तो वह बताइए। सॉलिसिटर जनरल ने इसके लिए वक्त मांगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील जो पेश हुए थे, कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को अदालत के संरक्षण की जरूरत है। आरक्षण कोई उदारता नहीं है। उदारता मतलब राज्य मतलब किसी पे कृपा नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक अधिकार है। प्रथम दृष्टि सहमति व्यक्त करते हुए वकील कपिल सिब्बल से सहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा सरकारी आदेश आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप प्रतीत होते हैं। मतलब अंतिम रिपोर्ट ऐसा बनाया गया है जानबूझकर जिससे सरकार फैसला ले सके। और जज ने यह भी कहा क्योंकि ये 4% जो आरक्षण खत्म किया गया है मुसलमानों का, वहाँ पे वो 4% वो लिग्गा और लिंगायत कम्युनिटी है, उसमें 2% बांट दिया गया है। कोर्ट ने कहा उनको तो पहले से आरक्षण था, बांटने की क्या जरूरत थी। जैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं दिया जा सकता, जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा धर्म के बजाय उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आधार पर आरक्षण दिया जाता रहा है। इसका कहीं कोई विरोध नहीं है, यह संविधान इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा नेता समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं यूसुफ मलिक, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून लगा दिया, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री को ऑर्डर किया कि आप तुरंत रामपुर जेल को आदेश भेजिए उनको छोड़ने का, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यूसुफ मलिक पर से हटाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूसुफ मलिक पर नेशनल सुरक्षा अधिनियम NSA लगाने के पहले अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है। NSA तो उस पर लगाया जाता है जो देश के खिलाफ कोई बयान देता है, कोई देश के खिलाफ काम कर, अलगाववादी कोई है, उस पर NSA लगाया जाता है। समाज के अंदर हिंसा फैलाता है उस पर लगाया जाता है, सांप्रदायिक दंगे करवाता है उस पर लगाया जाता है। यूसुफ मलिक तो इसमें कहीं नहीं है। यूसुफ मलिक के खिलाफ राज्य सरकार ने जो आरोप लगाए थे उसका कहना था कि राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी
जमाल हसन के घर जाकर राजस्व की वसूली करना चाह रहे थे। यूसुफ मलिक ने राजस्व देने से जमाल हसन को मना किया। जब राजस्व अधिकारी जमाल हसन के घर को सील कर रहे थे तो यूसुफ मलिक ने धमकी दी थी राजस्व अधिकारी को, इसलिए इन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे सुनवाई हो रही। आपको बताएं कि यह याचिका आज से 19 साल पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की थी 2004 में। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी और याचिका में मूल सवाल उन्होंने यह उठाया था कि क्या राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। मतलब मुस्लिम आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण या ईसाइयों को आरक्षण देने में राज्य कैसे भेदभाव कर सकता है। जबकि उसी याचिका में प्रशांत भूषण ने कहा कि आप सिखों को, बौद्धों को, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाता है, धर्मांतरण कर देता है या सिख बन जाता है, पंजाबी बन जाता है, और वो अगर दलित है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है या धर्मांतरण कर लेता है, खुद को सिख धर्म में धर्मांतरण कर लेता है, तो उसको तो आरक्षण आप दे देते हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते। याचिका में प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अन्य धर्मों के दलित भी दलित हिंदुओं की तरह ही विकलांग है। मतलब अगर मुसलमानों में कोई दलित है तो हिंदुओं के दलित से वो कैसे अलग है। तो सरकार का कहना था कि हमने आयोग बनाया है। सरकार का जो पक्ष रख रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका कहना था कि सरकार ने एक आयोग बनाया है। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि क्या यह अदालत आयोग के बाद आयोग नियुक्त करने के लिए सरकार की प्रतीक्षा कर रही है। हमने इसे 2004 में दायर किया था, 19 साल हो गए, क्या हम दशकों तक इंतजार ही करते रहेंगे। तो सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि ईसाई और इस्लाम में छुआछूत की अवधारणा नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल मामले की सुनवाई करने वाले जो जज थे, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार। जस्टिस कौल ने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि यह है कि व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म में जाने पर भी एक टैग लेकर जा रहा है। मतलब उनका कहना था कि वो इस्लाम में जा रहा है या ईसाई में धर्म में जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो दलित ही है, उस समाज के लिए वो हमेशा दलित ही रहेगा, तो उसको आरक्षण से आप कैसे वंचित कर देंगे। ये बड़ा सवाल तय होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सामाजिक कलंक और धार्मिक कलंक दो अलग अलग चीजें हैं। मैं बहुत अलग उद्देश्यों के लिए एक अलग धर्म में परिवर्तित हो सकता हूँ, लेकिन अगर सामाजिक कलंक बना रहा तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। फिर न्यायालय यह निर्धारित क्यों नहीं कर सकता संविधान के तहत इस तरह के विभाजन की कोई अनुमति नहीं है। मतलब उनका कहना था कि आप अनुच्छेद 14 जो सबको बराबरी का हक देता है, अनुच्छेद 15 राज्य किसी प्रकार का गैर बराबरी नहीं कर सकता है, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न जेंडर के आधार पे, न निवास स्थान के आधार पे, न रंग के आधार पे। तो राज्य ऐसा क्यों कर रहा है। जमीनी स्तर पर सामाजिक कलंक धर्मांतरण के बाद भी जारी रह सकता है। जब हम इन सभी संवैधानिक मामलों पर विचार कर रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मतलब एक बड़ा फैसला ये आने वाला है। एक बड़ा फैसला यह आने वाला है कि अगर कोई इस्लाम धर्म में अपने आप को धर्मांतरण कर रहा है या ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर रहा है और वह दलित है, तो उसको आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बड़ा फैसला होगा, अपने आप में बड़ा फैसला होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2023 को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।